अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत नए IMF के प्रोग्राम की तैयारी कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इस नए प्रोग्राम के साथ साथ कड़ी शराइत भी आएंगी। यकीनन बिजली और गैस के टैरिफ भी बढ़ेंगे, नए टैक्सेस पर भी बात की जा रही है, पेंशन्स के हवाले से भी बात की जा रही है। लेकिन मईशत की जो आधी से ज़्यादा ख़राबी है, कुछ रोज़ कबल आपने सुना होगा कि वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी साहब ने यह कहा था कि ये आधी से ज़्यादा मईशत की ख़राबी बिजली की शोबे की वजह से है। पावर सेक्टर में हमने देखा है कि जो भी हुकूमतें आती हैं वो इसकी जो ख़राबी है और इसकी जो ब्लीडिंग है उसकी दास्तानें बताती हैं। बताया जाता है कि बिजली बड़ी चोरी की जा रही है, साथ साथ IPPs के हवाले से या डिस्कोस के हवाले से बताया जाता है कि इनकी फौरी तौर पर प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी अशद ज़रूरत है और ये करना अब नागुज़ीर होगा। ऐसा ही कुछ हम फौरी तौर पर इस हुकूमत से भी सुन रहे हैं। लेकिन बहुत हमने ये देखा है कि मुल्क में कई सारिफीन ऐसे हैं जो सोलर एनर्जी की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं या हो रहे हैं। इसी ज़िम्न में आपसे कुछ रोज़ कबल आपने भी खबरें देखी होंगी कि मौजूदा वफाकी हुकूमत नई सोलराइजेशन पॉलिसी पर गौर कर रही है और इसके तहत कई ऐसी बातें हैं जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। गर्दिशी कर्जे भी आप सब जानते हैं कि इसका भी बोझ अवाम के ऊपर भी है, हुकूमत के ऊपर भी है और जो अवाम है उससे बिजली के बिलों में जिस किस्म के इजाफी चार्जेस लिए जाते हैं वो भी आप सब जानते हैं। आज इन्हीं सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सरदार अहमद खान लगारी साहब, वफाकी वजीर तवानाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा ख्याल है लगारी साहब हम सोलराइजेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये भी बल्कि हाल ही में इसकी क्लैरिफिकेशंस भी आ रही थी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वफाकी हुकूमत नई सोलराइजेशन पॉलिसी पर काम कर रही है और इसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो बाय बैक है उसके जो निर्ख हैं वो कम किए जा सकते हैं, ये दुरुस्त है? देखिए जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो खबर निकली थी कि 2000 रुपये पर किलोवाट का टैक्स लगाया जा रहा है, ये कहाँ से आई है खबर और किसने इसकी तस्दीक की है? और बाकायदा 5-6 दिन इसका बाकायदा प्रोपगेशन हुई है। ये गलत बिल्कुल खबर थी और हम सबको बहुत रिस्पॉन्सिबली इस किस्म की न्यूज़ लोगों को ब्रेक करनी चाहिए। इन एनी केस ये जिस कुर्सी पे मैं आज बैठा हूँ ना जी, 2017 के अंदर मैं 1 साल के लिए वज़ीर बना था। उस ज़माने में एक भी नेट मीटर की इजाज़त नहीं होती थी। मैंने ही पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 7 सालों में एक ऐसी पॉलिसी में हमारी इंट्रोड्यूस की हुई के ऊपर अमल हुआ जहाँ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ के अंदर ये नेट मीटरिंग का और हर किस्म के शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कंज्यूमर को मौका मिला कि नेट मीटर लगाए और अपनी कॉस्ट को सेव करे और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की और आज तक वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। सही। और इस इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शेयर तकरीबन 2-2.5 हज़ार मेगावाट का हमारे सिस्टम के अंदर सोलर सिस्टम जो घरों पे लगे हैं जिनकी वजह से बहुत मुल्क को फ़ायदा हुआ है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आई हैं और हम कतन किसी भी सूरत में उन इन्वेस्टमेंट्स की पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे जो ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अच्छा, ठीक। सिर्फ वहाँ फ़र्क आएगा जहाँ अब हम रैशनलाइज करेंगे प्राइसेस को और वो भी बड़ी ज़िम्मेवार तरीके से। यानी अगर आप 1 लाख रुपए की आपने सोलर सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, नेट मीटर लगाया है, तो आपकी पहले चंद सालों के अंदर 4 या 5 साल के अंदर पहले पैसे पूरे होते थे। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है, अब आपकी रेट ऑफ रिटर्न इतना बेहतर हो गया कि आप डेढ़ साल से 1.25-2 साल के अंदर आप वापस वो इनकम कमा रहे हैं। तो इसको और कीमतों को रैशनलाइज करने के लिए ताकि आइंदा आने वाले इन्वेस्टर्स जो इस सिस्टम के अंदर हों उनकी रेट ऑफ रिटर्न एक अच्छा हो, हेल्दी हो, बैंक से बहुत बेहतर हो जिस तरह 3-4 साल पहले होता था, लेकिन ये 1 या 1.25 साल तक महदूद ना हो। अच्छा। तो हम फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी शमसी तवानाई के ऊपर या पैनल के ऊपर लगाने का टैक्स बिल्कुल इरादा नहीं रखते, लेकिन हम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर इसको ज़रूर रिव्यू ज़रूर जी करने का इरादा रखते हैं
और ये बाकायदा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए होगा। अच्छा, अब मैं ही चाहती हूँ कि देखिए, क्योंकि आम लोग जो कि इस वक्त देख रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स लगाकर सोलर एनर्जी का सारिफ इस्तेमाल कर रहा है, आप कह रहे हैं उसके हवाले से कुछ नहीं होगा। जो नए लोग अब इस सोलर एनर्जी के पैनल्स अपने घरों पर, अपनी इंडस्ट्री में जहां भी लगाएंगे, वहां से इसका आगाज होगा जो आप चेंजेस लेकर आएंगे। जी नादिया, देखें मैं आपको बताता हूँ, एक वो सोलर पैनल के इन्वेस्टर्स हैं और जिन्होंने घरों पे लगाई है। बाय द वे पूरे पाकिस्तान में 1.5 से 2 लाख के करीब हमारे नेट मीटरिंग के कनेक्शंस हैं और हमें फख्र है कि हमारी पॉलिसी की वजह से वो नेट मीटरिंग कनेक्शन लगे हैं। अब दूसरी बात यह है कि जिन्होंने अपने रिटर्न कमा लिए, जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया, 6 साल पहले इन्वेस्ट किया, 4 साल पहले इन्वेस्ट किया और अपने रिटर्न्स कमा चुके हैं, उनके लिए रेट्स के अंदर क्या चेंज आएगा? जिन्होंने पिछले 2-3 साल में लगाए हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं की, उनको फिक्स रखा, उनको इसी तरह रखा जाएगा जब तक वो कमा ना लें। और आइंदा बड़ी क्लियर पॉलिसी के ज़रिए बताया जाएगा कि आज के बाद अगर आप नेट मीटरिंग कनेक्शन लेंगे तो क्या पता आपका रेट इसके बजाय ये हो, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि आपको जो 3 महीने के अंदर यूनिट्स को वो नेट ऑफ करने की आपकी कैपेसिटी है, उसके बजाय हम पूरे साल में उसको जी नेट ऑफ करने की पोजीशन में हो, ताकि आपके पास वो एक्स्ट्रा यूनिट्स का एडवांटेज आप अपनी कंजम्पशन के अंदर कमा सकें। तो ये तमाम मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। हम इसको एक हेल्दी एक्टिविटी की तरह जारी रखवाएंगे। हम लोगों को नेट मीटरिंग से डिस्करेज नहीं करेंगे, लेकिन हम रैशनलाइजेशन की तरफ जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। जो आप रैशनलाइजेशन कह रहे हैं, माजरत के साथ लगारी साहब, देखिए आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के ज़माने में सबको सीएनजी का फ़रोग दिया गया, लोगों ने गाड़ियों की अपनी किट्स लगा ली, उसके बाद पता चला जी गैस ही नहीं है हमारे मुल्क में। इसी तरह से सोलर को सब ने प्रोपगेट किया कि लगाएं, और अब लोगों का यही सवाल है कि एक तो ये नेट मीटरिंग के हवाले से जो आप लोग चेंजेस करने जा रहे हैं, और दूसरा ये भी खबरें आ रही थी, एंड यू कैन टेल अस कि क्या हुकूमत गौर कर रही है कि या ये किया जाए, बाय बैक के अंदर चेंजेस किए जाएं, या फिर एक तरह से इट इज़ लाइक इंक्लूडेड इन योर इनकम एज टैक्स और फिर उसको टैक्स किया जाए। जरा इसकी भी क्लैरिटी दीजिएगा। देखिए जी, ये आपका स्टेटमेंट बड़ा अनफेयर है। आपने सीएनजी की गाड़ियों की किटों के और सीएनजी स्टेशन से इसको आपने इक्वेट किया। दैट वाज बेस्ड ऑन अ नेचुरल रिसोर्स विच इज़ एन इकोनॉमिक कमोडिटी। आपकी जो शमसी तवानाई है दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूटिलाइज इनटू द इलेक्ट्रिक पावर, सो आप उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं, आप नेट मीटर की सिर्फ क्यों बात करती हैं? इस वक्त तो हुकूमत की बड़ी क्लियर और इनकरेजिंग पॉलिसी है। आपको पता है पिछले सिर्फ 9 महीने के अंदर 6,850 मेगावाट के सोलर पैनल्स प्राइवेट सेक्टर ने खुद इंपोर्ट किए हैं। और हमारी जो बिजली की कीमतें महंगी हैं, जिसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, बिजली की कीमतों को भी कम करने की ज़रूरत है, उसकी महंगी होने की वजह से लोग ग्रिड से हट रहे हैं। लोग ग्रिड से हट रहे हैं और इस वक्त 6,000 मेगावाट सिर्फ इस साल ऑफ ग्रिड लगा है, यानी लोग ग्रिड से हट गए हैं। तो उसको तो हम बहुत इनकरेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो आपका सोलर का जो साइज है आपकी मार्केट के अंदर वो बहुत हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये करूं कि आप रैशनलाइजेशन से इतने मैं या आप क्यों घबराएं या हमारे कंज्यूमर्स क्यों घबराएं? हम तो कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब हमारी रैशनलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद भी आपको इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मिलने को करने के लिए नेट मीटरिंग से ज़्यादा। अच्छा। तो इसमें बड़ा कंज्यूमर्स को और हमारे इन्वेस्टर्स को बिल्कुल इस बात की कॉन्फिडेंस और तसल्ली होनी चाहिए कि इंशाल्लाह जो भी सोलर की नेट मीटरिंग के अंदर इन्वेस्ट करेगा वो एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न इंशाल्लाह कमाएगा, जैसे पहले कमाता था इंशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, क्योंकि डिस्कोर्स का बड़ा जिक्र है। आपकी हुकूमत प्राइवेटाइजेशन को आगे लेकर जा रही है। पीआईए बताया जाता है ऑलमोस्ट इज देयर टू बी प्राइवेटाइज्ड। ये मुझे बताइएगा कि डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन कहाँ तक पहुंची, कौन कौन से हैं जिनको आप स्टार्ट करने वाले हैं? कि आपने कहा था 5 से 6 हफ्ते लगेंगे, जिसमें आप एक प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि कितनों को किया जा रहा है। हमने तकरीबन शॉर्ट कर लिया है कि कितनों को हम प्राइवेटाइज करना जा रहे हैं और कितने को हम
लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स के जरिए कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट को। अच्छा। जिसके अंदर वो जो नए लोग हैं वो इन्वेस्ट भी उनको नहीं करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि सिर्फ वो बैठ के नहीं चलाएगा और हुकूमत इन्वेस्ट करती रहेगी। उसके बाद वो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन 20 से 25 साल का तकरीबन टाइम फ्रेम होगा उनको वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेने के लिए। उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस भी होंगी कि आपने ये इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। मल्टी ईयर के वो जो रेट्स हैं उनको दिए जाएंगे ताकि कंज्यूमर्स का भी फ़ायदा होता जाए। तो कुछ को हम प्राइवेटाइज करेंगे जिनकी बुक्स बेहतर हैं, उनकी वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इंशाल्लाह इनिशिएट होने वाली है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के मुताबिक। और हम तकरीबन मार्केट की एपेटाइट पे भी डिपेंड करता है कि ख़रीदार कितने होंगे। एक कंपनी का ख़रीदार बैक वक्त अवेलेबल है, 10 के हैं, 4 के हैं, 6 के हैं, लोगों में सकत कितनी है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की इन कंपनीज की। तो हाँ, इस बात के अंदर मुकम्मल क्लैरिटी है। जिस तरह पीटीसीएल के ज़माने में हमने टेलीफोन के सेक्टर को डीरेगुलेट और प्राइवेटाइज किया था जिसका बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा, तो इसमें भी कंप्लीट क्लैरिटी है कि हुकूमत का काम ये बिजनेस चलाना नहीं है। हुकूमत का काम नुकसान, हुकूमत के बिजनेस चलाने से माजी में नुकसान हुआ है। तो हम आप फायदे की तरफ जाना चाहते हैं और प्राइवेटाइजेशन आपकी अगर तो मार्केट में एपेटाइट हुई, लगारी साहब जो शॉर्ट लिस्ट हुए 5 साल में, हाँ, हाउ मेनी जो शॉर्ट लिस्ट हुए में से कितने हैं कि जिनको प्राइवेटाइज जरूर ही करना है? And if you would like to name them. मेरे ख्याल में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसको, देखिए प्राइवेटाइज करने के 2 तरीके हैं। एक है यू प्राइवेटाइज शेयर्स बेच के जी, और मैनेजमेंट दे के। वो आप माइनॉरिटी शेयर बेच के भी मैनेजमेंट दे सकते हैं, आप 100% शेयर भी दे सकते हैं। तो उसका फैसला अभी तक कितनी परसेंटेजेस है उसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन कुछ शेयर्स बेच के हम लोग इंशाल्लाह ऑफर करेंगे और कुछ को हम कॉन्ट्रैक्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह, जो कंसेशन एग्रीमेंट्स के तहत होगा। ओके, अब आते हैं जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो कि जाहिर है कि अवाम को देनी पड़ती हैं, और ये कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में ये नहीं पता लगारी साहब कि ये कितने साल पर ये मुआहदे हुए हैं। हाउ मेनी इयर्स मोर ये चलता रहेगा? मेरे ख्याल में कुछ 7 या 8, 6 या 7 साल। देखिए कैपेसिटी पेमेंट्स ये सालों के मुआहदों के ऊपर नहीं होती। कैपेसिटी पेमेंट्स बेसिकली ये होती है कि एक प्लांट वाला प्लांट लगाता है, वो कहता है मैं तो लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अब अगर तुमने मुझसे बिजली ना ली तो मैं वो इस इन्वेस्टमेंट का क्या करूँगा। तो हम कहते हैं जब बिजली लेंगे तो उसका इतने पैसे फी यूनिट देंगे, और अगर बिजली हमने ना ली तुमसे तो क्योंकि हम लगा रहे हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर बिजली ना ली तो तुम्हें उसकी भी एक जो किराया है प्लांट का वो हम तुम्हें देते रहेंगे। और नादिया ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट गर्मियों में होती है 30-32 हज़ार मेगावाट, सर्दियों में कम है। सर्दियों में उसकी ज़रूरत, हेलो जी मैं सुन रहे हैं लगारी साहब, वी आर गेटिंग इट सर जी, 30-32 हज़ार गर्मियों में होती है, उसी की ज़रूरत हमारी विंटर्स के अंदर 10-12 हज़ार मेगावाट पे आ जाती है। तो जिस वक्त हमारी डिमांड वो नहीं होती तो वो 20 हज़ार मेगावाट का फ़र्ज़ करें अगर फ़र्क होता है विंटर सीजन में, उसकी कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड होती है। जब अनयूटिलाइज्ड होती है तो पर यूनिट का कॉस्ट चाहे आप इस्तेमाल ना भी करें, पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर आपकी पूरे साल 32 हज़ार मेगावाट रहेगी डिमांड, आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स आपको किसी किस्म की खारिश नहीं होगी, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमने सिस्टम को डिज़ाइन किया, हमने नहीं, मुकम्मल सारी हुकूमतों ने ज़ीरो लोड शेडिंग की बुनियाद के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत थी। तो और हर मुल्क के अंदर एक आइडल कैपेसिटी रहती है जो कि आपकी समर और विंटर्स की फ्लक्चुएशन के मुताबिक होती है। हमारे मुल्क में ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। सही। तो हमारा जो चैलेंज इस वक्त वो ये है कि हम उस जो कर्व है, जो आपका फ़र्क है विंटर समर का, उसको बिजली की एफिशिएंसी की वजह से ज़्यादा बेहतर करें, फ़र्क को कम करें और ज़्यादा यूटिलाइज करें, और बिजली की कीमत को कम करके उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाएं। और बिजली की कीमत कम करने के लिए बहुत सारे तौर तरीके हैं। आपका एनर्जी मिक्स बेहतर होना चाहिए, इंपोर्टेड कोल के बजाय लोकल कोल की प्रोडक्शन होनी चाहिए बिजली की,
आपकी जो रिन्यूएबल्स हैं उसका शेयर बढ़ना चाहिए, आपकी जो ट्रांसमिशन के जो बहुत बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से 2-2, 3-3 रुपए फी यूनिट का हमें कीमत का फ़र्क पड़ता है, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो कैपेसिटी पेमेंट्स का ये मसला है। कैपेसिटी पेमेंट्स जितनी बिजली ज़्यादा खपत होगी, और ज़्यादा खपत इसलिए भी नहीं हो रही बिकॉज पिछले 4-5 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं की, डिमांड बेहतर हुई नहीं है, बट लगारी साहब इंडस्ट्री ने ग्रो नहीं किया। देखिए लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि इसके बारे में इतना कुछ कहा गया है, इतना कुछ लिखा गया है, कैपेसिटी पेमेंट हो या दीगर जो गर्दिशी कर्जे हो, ये सारा बोझ जो है वो अल्टीमेटली अवाम से ही निकाला जा रहा है। जो ओवर बिलिंग की जाती है, जो लाइन लॉसेस हैं, जो बिजली की चोरी है, ये सब इसका खमियाजा तो भुगत सारे पाकिस्तानी ही रहे हैं ना। कोई शक नहीं है जी, किसी बाहर वाले ने, किसी हिंदुस्तानी या किसी ईरानी ने तो नहीं भुगतना, उसका पाकिस्तानियों ने भुगतना है, और वे इनएफिशिएंसीज की वजह से भुगत रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं, देखें आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाए ना, या जिस किस्म की भी हुकूमत लें और एफिशिएंसी ले आए, कैपेसिटी पेमेंट्स के बगैर सिस्टम्स होते नहीं है। अगर कैपेसिटी पेमेंट नहीं होगी, अगर उसको लोड करके उन्होंने यूनिट के ऊपर लेके आना होगा तो उसका एक ही बात है, उसने रेट ऑफ रिटर्न एक ही कमाना है। मेन मसला जो है जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली महंगी है, जिसकी वजह से सिस्टम तबाह है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसी और बेईमानियां, जो तकरीबन 570 अरब रुपए का हमें नुकसान दे रही हैं। और वो लायक करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। जनरेशन सेक्टर के अंदर भी इनएफिशिएंसीज हैं। हमारा बेहतर फ्यूल मिक्स हो सकता है जो हर साल बेहतर हो रहा है। इंपोर्टेड कोल के बजाय लोकल कोल के ऊपर आप जाएंगे तो 2.5 से 3 रुपए फी यूनिट आपकी बिजली कम हो जाएगी। जी, अभी आपने इसका अगले जिक्र 5 भी साल किया। में हो रहा है ये, बाय द वे अगले 5 साल में हम करेंगे। अच्छा लगारी साहब, क्योंकि आपने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी भी आप जिक्र किया है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, चोरी के हवाले से, मैं चाहूंगी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत कुछ आपने कहा था, उस सब पर क्या अमल हो रहा है, कहां चोरियां ज्यादा हो रही हैं। राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस हैं वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी साहब। लगारी साहब, चोरी के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। आपकी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें आपने ओवर बिलिंग का कहा, एतराफ़ किया कि अवाम से ओवर बिलिंग की जाती है करोड़ों रुपए की। अब उसके बाद फिर हमने ये भी सुना कि एक क्रैकडाउन जो है वो बिजली की चोरी को रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी सबसे ज़्यादा चोरी किस सूबे में होती है लगारी साहब? मुख्तलिफ एरियाज हैं जी, ये किसी एक सूबे का कसूर नहीं है। मैं आपको बेसिक जी फिगर्स बता देता हूँ। 3000 अरब रुपए की वसूली होती है पंजाब और इस्लामाबाद के एरियाज में, ठीक, और वहाँ 125 अरब रुपए का हमारे पैसे गायब हो जाते हैं। 3000 अरब रुपए जेब में आते हैं, 125 गायब हो जाते हैं। बाकी तीनों सूबों को मिला के 725 अरब रुपए जेब में आते हैं और 350 अरब रुपए गायब हो जाते हैं। चलो, तो और ये पंजाब के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी जो रिकवरी और जो बिजली की चोरी के इंसिडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। कई एरियाज़ में है ज़्यादा, कईयों में कम है। अब ऐसे भी खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान में एरियाज़ हैं जहां आपकी चोरी तकरीबन है ही नहीं पूरे जी ज़िलों के अंदर। साथ वाले ज़िले में हो रही है, उसके साथ वाले में नहीं हो रही। आपने तो एक खत भी लिखा था, बन चुका हुआ है, लोगों की हैबिट्स है। हाँ, आपने खत लिखा था खैबर सिंध के वजीर आला से, तो आपकी मुलाकात हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए आपने खत लिखा और वहां से जवाब भी आया। जो उनका रिएक्शन आया था कि पहले 1500 अरब जो वाजिबात हैं वो तो पे करें, उसके बाद आप 188 अरब का जिक्र करें। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जी इनिशिएटिव हमें ख़त लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ख़ुद हमारे साथ अप्रोच किया हमें, और बड़े प्रोएक्टिवली, और हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत अग्रेसिवली इस बात को अप्रोच किया और फुल कोऑपरेशन हमें वहाँ से मिल रही है। सिंध की चीफ मिनिस्टर से भी हमारी पूरी मुलाकात हो चुकी है और वहाँ भी पूरी कोऑपरेशन के साथ हम आगे बढ़ें। बलूचिस्तान हमने जाना है और खैबर पख्तूनख्वा क्या अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो हमारे भाई हैं, हम उनको फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है कि आपके फीडर्स के ऊपर 24 घंटे बिजली हो। आप हमारी मदद करें, पुलिस की मदद के बगैर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मदद के बगैर हम नहीं कर सकते। आप हमारा साथ दें ताकि हम आपको 24 घंटे उधर बिजली दें।
तो इंशाल्लाह जल्द उनकी भी बात समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि ये उनका अपना इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, और उसमें ये वो लेना देने की बात नहीं है। हम उनको नहीं कह रहे कि आपके हाइडल प्रॉफिट जितने भी हैं ड्यू नहीं है नहीं है, जो भी है ये एक मुख्तलिफ इशू है, और उसके अंदर हम तमाम सूबों के कस्टमर्स को एक ही जैसा समझते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं इसको। अच्छा, तो लगारी साहब जो क्रैकडाउन केयरटेकर सेटअप के ज़माने में भी तो हो रहे थे, एंड लंगड़ियाल साहब उसके हवाले से बड़ी तशहीर भी किया करते थे। व्हाट हैपेंड? वो रुक गए और उसके बाद अब आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं रुके, कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से नहीं रुके। किसी MNA MPA ने नहीं कहा कि चोरी को रोकना बंद करो, बल्कि उसी अग्रेसिव तौर तरीके से जारी हैं और उसी KPIs के मुतालिक हम कर रहे हैं। बल्कि आपको ये भी खुशी होगी कि आपको नियर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक मुकम्मल तौर के ऊपर प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बोर्ड्स की तश्कील नौ हो रही है, और ये पहली दफ़ा होगा। और मैं आपको इस बात को मुकम्मल इस कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हमें अब कस्टमर सर्विसेज, ताकि हर कंज्यूमर को बाकायदा इज़्ज़त के साथ इंसान समझ के उसको डील किया जाए हमारी कंपनीज़ की तरफ से, और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर किया जाए, उसकी तरफ हम जाने लगे हैं बहुत जल्दी। आपने कुछ चंद हफ्ते दिए जा थे, चुके हुए हैं, अब सिर्फ अनफोल्ड होना है। आपने चंद हफ्ते दिए थे, एंड यू सेड दैट आई हैव स्पोकन टू द CEOs ऑफ द डिस्कोस, और उनसे कहा है कि वो कौन कौन सी जगहें हैं, आपने सब बताना है जहां कुंडे हैं और जिन पे आप हाथ नहीं डाल सकते। आइडेंटिफाई हो चुकी हुई हैं, आइडेंटिफाई हो चुकी हुई हैं। वी हैव ऑल द फीडर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास, जितने परसेंट लॉस जिस फीडर के ऊपर हो रहा है और उन्होंने कहाँ इफेक्टिवली कर लिया है, कहाँ का एक जी तहसीलदार, पुलिस की टीमें, FIA की टीमें, ताकि वो हमारे अफसर जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उसको वो लोग जी वो काउंटर करें। हमने रेड्स किए हैं, केसेस किए हैं, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट किया है। किसी ऑफिसर को हम नहीं छोड़ेंगे जो हमारे सिस्टम के अंदर हैं। जो ऑफिसर्स अगर इस चीज़ से बाज नहीं आएंगे, दिल बी किक्ड आउट ऑफ सर्विस। हमारे बोर्ड्स किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी, और ये चीज़ इन्फोर्स होना शुरू हो चुकी हुई है एज वी स्पीक। अच्छा, तो एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये PH, क्योंकि मैं आई वुड टॉक अबाउट द बिल्स दैट यहाँ पर कराची में मिलते हैं, उसमें भी लोगों की शिकायत होती है कि कितने सरचार्ज लिए जाते हैं, मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट, क्वार्टरली, इसके अलावा कोई और सरचार्ज भी लगाया जाता है सिर्फ सरचार्ज के नाम पे। देन कम्स PHL। आप प्लीज इसको क्लैरिफाई करें कि जो गर्दिशी कर्जे जिनका जिक्र सुनते हैं, क्या अवाम से वो पैसे लिए जा रहे हैं उनके बिलों में या नहीं? जो सर्कुलर डेट के फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो सरचार्ज की शक्ल में लिया जाता है। जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं, जो QTA जिसका आप बात करिए, जो हर 3 महीने के बाद रिवाइज होता है। बाय द वे, मीडिया के अंदर हर दफ़ा जब QTA और FCA रिवाइज होता है, तो फ़र्ज़ करें पिछले 3 महीने में 7 रुपये लग रहा है, अगले 3 महीने में 6 रुपये लग रहेगा, तो मीडिया कहती है 6 रुपये का इजाफा हुआ है, हालांकि वो पिछले 3 महीने में 7 था, अब 6 है। तो 1 रुपये की कमी को भी मीडिया उसको 6 रुपये का इजाफा डिक्लेयर करती है। फ्यूल जो चार्जेस हैं वो फ्यूल जिस महीने में जिस रेट पे लगता है उसके मुताबिक वो टैरिफ चेंज होता है। तो सरचार्ज, QTA और FCA, ये वो ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हमेशा रहेंगी, जो एक टैरिफ के रेट्स को उसके फ्यूल के मुताबिक, इंटरेस्ट रेट के मुताबिक, फ्यूल के मुताबिक और पाकिस्तानी रुपए की जो बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर जी कदर है उसके मुताबिक वो 3 और 1 महीने के बाद उसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं। वरना कंज्यूमर को कहीं ज़्यादा पे करना पड़ता है, कहीं कम के पे करना पड़ता है। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए है, ताकि कंज्यूमर को जिसका उसका फ़ायदा हो रहा है उसको पास ऑन किया जा सके अगले 3 महीने में। और पिछली 2 जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं उसमें तकरीबन कोई 3.5-4 रुपये फ़ी यूनिट की बाकायदा कमी आई है। वो हमारी कोई बेहतरी की वजह से नहीं आई, वो इंटरेस्ट रेट, डॉलर इंडेक्सेशन जो होती है और फ्यूल चार्जेस की कमी की वजह से आई है, लेकिन बाकायदा कमी आई है। देखना तो ये कि कमी जब आए कि जब ये लाइन लॉसेस, ये चोरी बिजली जिसका सारा खमियाजा बकिया लोग भुगत रहे होते हैं। 100% उसी के लिए मैं बैठा हूँ, उसी के लिए मैं बैठा हूँ, और उसी के लिए हमने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में देखिए 4 हफ्ते के अंदर अंदर
अक्रॉस द बोर्ड तमाम पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, आपकी जनरेशन कंपनीज कौन सी बंद होनी है, कौन से 7.5 अरब रुपए के जो तनख्वाहदार लोग बैठ के एक बंद प्लांट की शक्ल देख रहे हैं उनको निकालना है, कोयले को इंपोर्टेड फ्यूल से लोकल फ्यूल पे लेके आना है, 5 साल की ट्रांजिशन का पूरा प्रोग्राम मुरतब करना है। ये 4 हफ्ते का काम है और ये 4 हफ्ते के अंदर हमने किया है। We've got everything identified और हम उसको अब हेड ऑन टैकल करके आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, आप मौजूद हो और मैं कोई सियासी सवाल ना करूं, ये भी लेट मी जस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी। ये तहरीर जो बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आई, जो शाया हुई है बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ में, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। आपकी हुकूमत के लिए ये मुश्किल बन सकती है जिस किस्म का वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट व्यू या जिसे कहते हैं लग रहा है महाजराए, बिकॉज ही ब्लेम्स कि करंट एस्टैब्लिशमेंट इस सब के पीछे है। अगर उन्हें और उनकी अहलिया की जिंदगी को कुछ हुआ, उन्होंने बाकायदा ये संगीन इल्जाम आयद किया है। आदिया देखिए, मुझे मेरी जिन नज़रों में से तहरीर नहीं गुजरी, लेकिन इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसे काफ़ी मैं भी यूज़ टू हूँ, पूरा पाकिस्तान भी यूज़ टू है कि कभी इधर है और कभी उधर है, कभी ये तहरीरें होती हैं, कभी उसकी ऑपोजिट बात होती है। मैं इमरान खान की ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत को एक हेट्रेड वाली सियासत से बिल्कुल उसको मैं रिकग्नाइज़ करूँगा कि ये कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी को उसने एक विलन बनाया हुआ है अपनी सियासत के अंदर, और उसकी वो हेट की बेसिस के ऊपर अपनी सियासत को ज़िंदा रखता है और अपनी जो इलेक्ट्रेट है और अपने सपोर्टर्स हैं उनको अपने साथ वो कनेक्ट करके रखता है, अगले को एक विलन बना के करने के लिए। मेरे ख्याल में ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बड़ा एक वो फैशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, एंटी कंट्री हो, एंटी मैं हूँ, एंटी आप हूँ, एक पॉजिटिव सेंस में पॉलिटिक्स को रन करना अब हमारे मुल्क के अंदर एक वतीरा नहीं रह गया। मेरे ख्याल में अब हमें इकट्ठे मिल के बैठ के और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और गेटिंग पाकिस्तान आउट ऑफ दिस मैस की तरफ जी चलना चाहिए, जिसके लिए मीसाक मईशत की पहले भी हमने बात की थी और आज भी हम बार बार अर्ज कर रहे हैं कि वो बैठे हमारे साथ। तो नवाज शरीफ साहब का जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था, क्या वो भी विलन के तौर पर पेश कर रहे थे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को? एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया कभी, हाँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कभी भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर कभी हिस्सा नहीं लिया। एस्टैब्लिशमेंट का रोल कितना स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो उसकी बात वो जी माजी में ज़रूर उनके ख्यालात होते थे, और अभी जो भी उनके ख्यालात हैं एक पॉलिटिकल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के पाकिस्तान को आगे लेके जाने। देखें, आप एक बात को प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त रिकग्निशन है कि हम सब ने मिल के पाकिस्तान को इस पोजीशन तक पहुंचाया। आज वक्त है कि हम सब मिलके उस बात को रिकग्नाइज करें, एक्सेप्ट करें और सब मिलके पाकिस्तान को इस मुसीबत में से निकालें। तो ये एक स्पिरिट होनी चाहिए जिसके साथ हमें आगे चलना चाहिए। और इस सब के अंदर तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट जिन्होंने मिलकर मुल्क को यहां तक पहुंचाया एंड नाउ इस चीज से निकालना है, राइट? इंक्लूडिंग द जुडिशरी, यस। ओके, We need serious judicial reforms also. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस अहमद खान लगारी being with us on In Focus, आपके वक्त का। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी लीडर मखदूम जैन कुरैशी साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वाइट पेपर पेश किया गया और आज ही आपने देखा कि बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ में एक तहरीर शाया हुई बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने लिखा कि एस्टैब्लिशमेंट ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, बस मुझे कत्ल करना रह गया है, मगर मैं मौत से नहीं डरता, मैं मौत को गुलामी पर तरजीह दूंगा। और इस पूरी तहरीर के अंदर उन्होंने बहुत जिक्र किया है इलेक्शंस का, इलेक्शन सिंबल का, 9 मई का, अपनी जमात के साथ होने वाले मजालिम का, लेकिन जो उन्होंने संगीन इल्ज़ाम करंट एस्टैब्लिशमेंट और चीफ पर लगाया है उस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं मेंबर कौमी असम्बली मखदूम जैन कुरैशी साहब, पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जैन, पिछले पूरे हफ्ते हम ये देख रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से ही होंगे, सियासी जमातों से नहीं होंगे, इस पे पूरी बहस रही
और उसके बाद आज की जो ये तहरीर है जो शाया हुई, इसके बाद आप नहीं समझते कि आपकी जमात के जो बानी हैं वो खुद जो है एक तरह से आप सब लोगों के लिए मुश्किल इनवाइट कर रहे हैं, या इस पूरे माहौल को मजीद गंभीर बना रहे हैं, और इट्स नॉट हेल्थी कि आप डायलॉग्स होल्ड कर सके, क्योंकि यही कहा जाता है ना कि डायलॉग्स के लिए माहौल को साजगार बनाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। नादिया, हमने डे 1 से जो बात की है उसी को रिफ्लेक्ट किया है बानी चेयरमैन ने अपने लेटर के अंदर। हम क्या कह रहे हैं? हम 8 फरवरी से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाका डाला गया, बल्कि एक नहीं 3 मरतबा डाका डाला गया है। 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शन में डाका डाला गया, हमें हमारे हिस्से की रिजर्व सीट्स ना दे के फिर डाका डाला गया, और 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें फिर तीसरी दफ़ा डाका डाला गया। तो जब तक हमारा ये स्टोलन मैंडेट हमें वापस नहीं होता, किसी किस्म की भी नेगोशिएशन या मुज़ाकरात जो हैं वो बेमानी होंगी। आपने ये भी देखा कि खान साहब ने कहा कि हम एक जमहूरी कुव्वत है, पार्टी है, पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। इस तमाम फस्तायत के बावजूद, तमाम इस जदोकोब करने के बावजूद, हमारे सिंबल्स हमारे से लेने के बावजूद, हमारे कैंडिडेट्स को फील्ड में ना उतरने के देने के बावजूद, आज भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी सिंगल पार्टी को पड़ा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। तो जब तक हमारा वो स्टोलन मैंडेट, और हमारे मानने में 80 से 85 ऐसी सीटें हैं, जैसे हमने व्हाइट पेपर अभी शाया किया उसमें हमने बताया है, जिसमें फॉर्म 45 के तहत हमारे कैंडिडेट जीते हुए हैं। तो जब तक हमारा वो मैंडेट हमें वापस लौटाया नहीं जाता, किसी किस्म की सहर हासिल गुफ्तगू या कोई नेगोशिएशन जो है वो बेमानी होगी। अच्छा, और जब तक आप ये इल्जाम आयद करते रहेंगे कि अगर मैं मर गया या मेरी अहलिया मर गई तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो करंट चीफ होंगे या करंट एस्टैब्लिशमेंट होगी? नहीं, देखिए, खान साहब की जान को खतरा है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। इमरान खान को ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। इसलिए अभी इमरान खान साहब जो है वो स्टेट की तहलील में है, स्टेट की उसके अंदर है, प्रोटेक्शन के अंदर है। आपने देखा कि ईद के ऊपर इस दफा इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई थी। जब हमने पूछा कि 2 हफ्ते आपने हमारा और उनका, और जो 7000 असीरान है अडियाला जेल के, उनका राब्ता उनके लॉयर से, उनके लवाहिकीन से रोक के रखा, तो हमें बताया गया कि हमने सिक्योरिटी इंतजामात को बीफ अप करना है, अपग्रेड करना है। उस अपग्रेड के बावजूद भी ईद नमाज पे जब उनको हमने पूछा कि क्यों नहीं ईद नमाज पढ़ने दी गई, तो उन्होंने कहा कि जी बड़े सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है। आपने देखा कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज रही, और वो 2 महीने कहती रही कि मेरी तबीयत नासाज है, मेरे टेस्ट कराए जाए, वो टेस्ट नहीं कराए गए। जब टेस्ट हुआ तो उन टेस्ट में पता लगा, 2 महीने के बाद टेस्ट हुआ, और उसमें पता लगा कि उनकी एसोफेगस के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उनकी मैदे के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो खदशा मौजूद है। और अगर उनको किसी, आज वो दोनों पाबंद सिलासिल हैं, आज उन दोनों को हमने जो है फिक्टिशियस केसेस के अंदर, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और विक्टिमाइजेशन के केसेस के अंदर किया हुआ है। तो अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो, अगर कुछ हो तो उसका जिम्मेवार तो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सेटअप को ही ठहराया जाएगा ना, हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को। बी वेरी क्लियर अबाउट इट ज़ैन। आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, या आजकल तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताइएगा, कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड आपने भी कहा है ये बात गुज़िश्ता रोज कि इमरान खान साहब ने ये उसूली तौर पर कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। लेकिन क्या कैटेगोरिकली ये भी बताया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हो सकते हैं ये मुज़ाकरात? देखिए, क्योंकि मुज़ाकरात के ऊपर इतनी ले-दे हुई है और इतनी एक डिबेट हुई है, तो उसको इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया। पहली बात तो उन्होंने ये की कि आज की तारीख में हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो हम आवाम को और कौम को बताएंगे, हम छुपाएंगे नहीं।
और तीसरी बात उन्होंने ये की कि 3 जमातों को छोड़ के, तीनों जमातों के नाम आपने ले लिए, इनको छोड़ के हर उस जमहूरी कुव्वत के साथ हमारे मज़ाकरात हो सकते हैं जो हमारे इस 1 पॉइंट एजेंडा पे हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी बात कर रहे हैं रिगिंग की, वो भी बात कर रहे हैं स्टोलन मैंडेट की। तो अगर इस पॉइंट पे मौलाना हमारी आवाज में आवाज मिलाते हैं तो बिल्कुल से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, हर जमहूरी कुव्वत से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बाकायदा तौर पर इस पर बात हुई है और कहां तक मामलात पहुंचे हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ऑब्वियसली एक 6 पार्टी अलायंस बनाया है, जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की हमने एक अलायंस बनाई है, उसकी मीटिंग्स हो रही हैं, उन्होंने जलसों के स्केड्यूल भी दिए हैं। आगे जाकर मेरा अंदिया ये है कि इंशाल्लाह मजीद जमातें इस अलायंस में हिस्सेदार बनेंगी। ज़ैन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब, पार्लिमानी लीडर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। ज़ैन, जो भी जमात अगर हुकूमत का हिस्सा बन जाती है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान क्यों ना हो, उनको अगर लेट सपोज हाइपोथेटिकली राजी कर लिया जाता है नवाज शरीफ साहब की जानिब से टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिर मौलाना साहब से किसी किस्म की कोई ज़ाहिर मज़ाकरात आप लोग नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि वो बात कर रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है। तो बावजूद इसके कि उनको बहुत बुरा भला कहा गया बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से, आज वो उनके साथ भी बैठने को तैयार हैं। नादिया, बात ऐसी है कि हुकूमत में हो या हमें उनकी बात अच्छी लग रही हो, देखिए हुकूमत वाली जमातों से हम क्यों नहीं बात करें, हम इसलिए नहीं बात करें, लॉजिकल बात है कि वो नेट बेनिफिशरीज हैं इस स्टोलन मैंडेट के। तो जाहिर है जिस बंदे ने फायदा उठाया स्टोलन मैंडेट का, उससे क्या बात हो सकती है। जहां तक मौलाना की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारा सबसे बड़ा मुकाबला है ही मौलाना साहब के साथ, उनकी जमात के साथ। लेकिन हम किसी किस्म का इलेक्टोरल अलायंस नहीं करने जा रहे, हम बात कर रहे हैं स्टोलन मैंडेट के ऊपर। स्टोलन मैंडेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेड़ा नहीं उठाया हुआ इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराने का, यह हर पॉलिटिकल पार्टी का मसला है। आपने देखा जब ये वाला ऐवान मार्ज़े वजूद में आया तो बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में यही बात की। बिलावल साहब ने कहा कि मैं 2 दफा इस ऐवान का हिस्सा बन चुका हूं, हर दफा इलेक्शन पे सवालिया निशान उठाया जाता है, मेरी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह जब मैं तीसरी दफा को मेंबर बनूंगा तो ये बात खत्म हो जाए। पॉइंट ये है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि हर जमात, जीतने वाली जमात भी राजी नहीं है, हारने वाले भी कह रही है कि इलेक्शन के ऊपर रिगिंग हुई है। एमक्यूएम से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उनके मैंडेट पर डाका डाला है, पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि उनके मैंडेट पर डाका डाला है, जेयूआई से पूछेंगे हो सकता है कहेंगे केपीके में उनके मैंडेट पर डाका डाला है, और तहरीक इंसाफ तो पूरे पाकिस्तान में कह रही है हमारे मैंडेट पर डाका डाला है। तो अगर सबके मैंडेट पर डाका डाला है तो ये वक्त है कि हमें उन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर इस स्टोलन मैंडेट के ऊपर आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी ज़ैन कि क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड कहती है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उन्होंने खुद बाकायदा तहरीक इंसाफ से राब्ता किया और वो चाहते थे कि आप लोगों के साथ इत्तेहाद फॉर्म हो जाए, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया एंड दैट्स व्हाई वो आज वहां बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया था। नहीं, उन्होंने हाथ बढ़ाया था हुकूमत बनाने के लिए। हम हुकूमत, देखिए हमारी जो सियासत है वो हसूल इक़्तिदार की सियासत नहीं है, हमारी सियासत असूल की सियासत है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ये नेट बेनिफिशरीज थे इस 8 फरवरी के इलेक्शन की रिगिंग के। तो अगर एक बंदा रिग करके आया हो, फॉर्म 47 के ऊपर आया हो, उसके साथ बैठ के हम कैसे हुकूमत बना सकते हैं। मैं अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं तो मैं आपको मुल्तान की मिसाल दे देता हूं। मेरे जो 2 हल्के हैं उनके अंदर हमने शवाहिद और सबूत के साथ ये प्रूव किया है कि रिगिंग हुई है, बैलेट स्टफिंग हुई है, फॉर्म 45 फोर्ज किए गए हैं, और वहां पर दोनों जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इलेक्ट हुए हैं वो फॉर्म 47 के साथ और रिगिंग के साथ आए हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बात करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। तो अब अच्छा, और अब जब, क्योंकि आपने कहा कि जब मज़ाकरात होंगे ज़ाहिर सबके सामने होंगे, ढके छुपे नहीं होंगे, और जब तक मैंडेट नहीं मिलता जब तक किसी किस्म की कोई मज़ाकरात हो नहीं सकते, लेकिन अल्टीमेटली ये मज़ाकरात होने किससे हैं, ये एक की क्वेश्चन है। और सब कहते हैं कि इमरान खान साहब इंक्लूडिंग पूरी तहरीक इंसाफ चाहती ही यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मज़ाकरात करें, गो के वो उनको
इस वक्त सबसे ज़्यादा बुरा भला भी कह रहे हैं और उनको एक तरह से मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं इस तमाम मामलात का। मैं नादिया से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे समझने में मुज़ाकरात जब भी होंगे तो वो टेबल पे होने चाहिए, डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ होने चाहिए, लेकिन किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से पहले आपको इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और कारकुनान है, जो आज 250 दिन से ज़्यादा जिन पाबंद सिलासिल हैं, जो आज पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर हैं, उनको रिहा करना होगा। देखिए, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को सक्सेसफुल होने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए, कुछ CBMs होने चाहिए। और अगर हुकूमत वाकई ही संजीदा है रिकन्सिलिएशन के बारे में, मुफाहमत के बारे में, तो मेरे समझने में सबसे पहला CBM उनकी तरफ से आना चाहिए और इमरान खान साहब को फिलफौर रिहा होना चाहिए। जब तक इमरान खान पाबंद सिलासिल हैं, इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के बानी चेयरमैन हैं, तब तक किसी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं बेमायनी होंगे। अच्छा, लेकिन ये जो आपने पाबंद सलासल की बात की, इसका जिक्र भी बड़ा हुआ, वो कहते हैं कि भाई ये तो कोर्ट के केसेस हैं, ये हुकूमत थोड़ी किसी सूरत उनको रिहा कर सकती है, इट हैज टू बी द कोर्ट्स। नहीं, कोर्ट के केसेस हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर बेल तो होती है ना, उनको बेल तो मिल सकती है, तो बेल क्यों नहीं मिल रही उनको? आज इमरान खान साहब के ऊपर 250 से ज़ायद केसेस हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर 50 से ज़ायद केसेस हैं, तो उनको बेल पे तो रिहाई मिल सकती थी ना, उनकी केस की सुनवाई तो हो सकती थी। लेकिन आपने देखा है ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। आपने देखा कि कल ही नैब का एक तोशा खाना का नया रेफरेंस इमरान खान साहब पे बन गया है। सो पॉइंट इज कि आपको हुकूमत की नीयत नजर आ जाती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि व्हाट दिस गवर्नमेंट इज नॉट रियलाइजिंग इज कि पाकिस्तान की आवाम अब बड़ी बाशऊर हो गई है, दे कैन सी थ्रू देयर ट्रिक्स, और उनकी इन इक़दामात से ये साफ नजर आ रहा है कि वो ना तो मुज़ाकरात के बारे में सीरियस है, ना इस मुल्क के जुडिशल प्रोसेस को सही तरीके से चलने में सीरियस है। आप लोग अपने साथ की हुई ज्यादती का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि बेल बिल्कुल मिलनी चाहिए, और वी टोटली अग्री कि ये कोई तरीका कार नहीं होता कि आपको बेल मिलती है, आपको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आज यहाँ क्या शाह महमूद कुरैशी साहब हों या इमरान खान साहब हो या आपकी सारी पार्टी के मेंबर्स हों, ये फील करते हैं जब मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर जिनको LNG रेफरेंस के अंदर जिस तरह से लूप इन करके और जो सलूक किया गया था वो गलत था, और वो उस वक्त आप लोगों की हुकूमत थी और जानबूझकर किया गया था। डू यू फील दैट? नादिया, आई फील टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर तब गलत हुआ तो उसको भी गलत कहना चाहिए, अगर आज गलत हो रहा है तो उसको भी गलत कहना चाहिए। जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारा एक बड़ा बुरा कल्चर बन गया है कि अगर हमारे यहाँ गलती हो रही है तो हम कहते हैं कि जी 2018 में ये हुआ था, 2013 में ये हुआ था। ज़ैन एक्सेप्टेंस नहीं है, तहरीक इंसाफ से लोग ये एक्सपेक्ट किया जाता है भाई अगर आप लोगों से गलती हुई मान लेना कि हाँ हमने की, ये गलती जानबूझ के की, करवाई गई, ये तो कहें कहीं नहीं। मैंने तो अर्ज की, मैंने कहा कि अगर तब गलती हुई थी तो वो भी हमें इतराफ करना चाहिए, अगर आज गलती हो रही है तो उसको भी हमने ढांपना नहीं चाहिए ये कह के कि आपने तब गलती की तो आज की गलती भी ठीक है। गलती जिस दौर में भी हो उसको गलत कहना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन्फो। अगर का वर्ड जो है वो अभी तक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब अगर आगे बढ़ना है और इन चीज़ों को दुरुस्त करना है तो तमाम सियासी जमातों को इस चीज़ से निकलना होगा, या जो दायरे कार का जिक्र किया जाता है तमाम इदारों के हवाले से, उसी में रहते हुए अगर हम इस पार्लिमानी निज़ाम को आगे लेकर बढ़े तो बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।